हेलो दोस्तों, आप सभी का देना पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पूंजीवाद कैपिटलिज्म के बारे में। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर आप किसी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी अक्सर पूंजीवाद कैपिटलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो के थ्रू। अगर आज की इस वीडियो के हम मूल बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो वे कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद किसे कहते हैं, ठीक है, ये जानेंगे। पूंजीवाद का उद्भव किस प्रकार हुआ, जन्म किस प्रकार से हुआ, ये भी देखेंगे। साथ साथ दोस्तों हम ये देखेंगे कि पूंजीवाद प्रणाली के गुण क्या हैं और पूंजीवादी प्रणाली के दोष क्या हैं। गुण और दोषों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, साथ साथ हम चौथे नंबर पे ये भी देखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिज्म, कुछ कई सारी कंट्रियों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री ने कैपिटलिज्म को अपना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कैपिटलिज्म के। तो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अभी तक अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हम आगे बढ़ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, पूंजीवाद कैपिटलिज्म। अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें कि डेफिनेशन क्या है, पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है, तो पूंजीवाद कैपिटलिज्म जिसका अर्थ होता है कि उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व मतलब जिसका पर्सनल अधिकार। अगर मान लो मैंने कोई बाइक खरीदा, मैंने उसकी ईएमआई भरी, मैंने कैश में खरीदा, वो मेरे नाम पर बाइक है, तो मेरा पर्सनल अधिकार हुआ, तो निजी स्वामित्व कहलाएगा। तो पूंजीवादी का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, इसमें कभी कभी व्यक्तिगत स्वामित्व के पर्यायवाची के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। यद्यपि यहाँ व्यक्तिगत का अर्थ किसी एक व्यक्ति से भी हो सकता है और व्यक्तियों के समूह से भी। मान लो मैंने वो बाइक अपने पैसे से खरीदी, ठीक है, तो भी वो व्यक्तिगत में आया, निजी स्वामित्व में आया, पूंजीवादी हुआ। अगर मान लो वो बाइक मैंने क्या किया, 3 दोस्त को मिलाकर, भाई 3 लोगों ने मिलाकर, 5 लोगों ने मिलाकर, पैसे मिलाकर खरीदा, फिर भी वो व्यक्तिगत समूह में आएगा, पूंजीवाद का ही एग्जाम्पल होगा। कई बार क्या होता है, कई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो पूंजीवाद के तौर पे जानी जाती हैं, ठीक है, उसका एक ही आदमी, एक ही हेड होता है, एक ही ओनर होता है और वो चलाता है पूरी कंपनी को। कई बार क्या होता है, 5 पार्टनर मिलकर कंपनी को चलाते हैं, तो भी वो पूंजीवाद का ही एग्जाम्पल होगा। समझ में आता है? आगे देखते हैं दोस्तों। अगर अभी भी नहीं समझ में आया पूंजीवाद क्या है, तो अब देखते हैं। तो मोटे तौर पर कहें तो सरकारी प्रणाली के अतिरिक्त तौर पर स्वामित्व देने वाले किसी भी आर्थिक तंत्र को पूंजीवादी के नाम से जाना जाता है। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जो सरकार के द्वारा एक आती है और एक प्राइवेट के फर्म के द्वारा आती है। ठीक है, सरकार, जैसे मान लो स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे आसपास में स्कूल है, सरकारी स्कूल में भी है और पब्लिक स्कूल भी है, कॉन्वेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल जिसे हम कहते हैं। सरकारी स्कूल में क्या है, वहाँ पे फी हमें देनी नहीं पड़ती, फ्री में पढ़ाई होती है। वहाँ पे अमीर जाए, गरीब जाए, काला जाए, गोरा जाए, लंगड़ा जाए, लूला जाए, कैसा भी, मतलब किसी भी तरह से हो, फिजिकली एबिलिटी, रंग रूप कैसा भी नहीं देखा जाता है। सबको इक्वल पढ़ाई दी जाएगी, सबको इक्वल सीट दी जाएगी, सबको सब कुछ इक्वल है। पर वहाँ पे प्राइवेट में क्या है कि जितना जैसा पैसा होगा, जितना जैसा पैसा लगा रहा है उसके हिसाब से उसकी पोस्ट मिल रही है, अलग अलग क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हुआ। तो सरकारी प्रणाली के अतिरिक्त जो भी बचता है, सरकारी प्रणाली के अतिरिक्त जो भी बचेगा, सारा पूंजीवाद माना जाता है। ठीक है, तो सरकारी, इंडिया के अंदर में सरकारी प्रणाली क्या हो जाएंगी, जैसे ट्रेन हो गई, ट्रेन, ठीक है, तो ट्रेन सरकारी प्रणाली हो गई, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गया, ठीक है, अनाथ आश्रम हो गए, सर कई सारे धर्मशाला हो गए। तो ये सारी चीज़ें होती है जो सरकारी एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं। ठीक है, अगर वही प्राइवेट की बात करो तो एयरलाइंस हो गई, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हो गई, कंपनियां हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो ये सारी सरकार प्राइवेट के तौर पे आ जाती है, जो पूंजीवाद के नाम से जानी जाती हैं। दूसरे तौर पे कहा जा सकता है ये कि पूंजीवादी तंत्र लाभ के लिए चलाया जाता है, जिसमें निवेश, वितरण, आय, उत्पादन मूल्य, बाजार मूल्य इत्यादि का मूल्य बाजार प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारण होता है। जो पूंजीवाद जितने भी होते हैं, जितने भी आपके आसपास में पूंजीवाद के एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि कोई भी फैक्ट्री, ठीक है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, प्राइवेट एनजीओ, कोई भी है जहाँ पे पैसे चार्ज कर रहे हो आप, पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है स्टैब्लिश करने का, कि भाई लाभ कमाना, पैसे कमाना, ठीक है, इसका मेन मोटिव होता है, जिसमें निवेश, वितरण, आय, उत्पादन मूल्य, बाजार मूल्य और निर्धारण मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा द्वारा होता है। मतलब बाजार के अंदर मान लो कोई व्यक्ति एक्सरे करवाने गए, मान लो सपोज करो 3 हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के अंदर में 50 रुपये ले रहा है तो दूसरे में भी 50 लेगा, मतलब उसके आसपास ही लेगा। भाई बाजार में क्या है, प्रतिस्पर्धा के द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है, मुक्त प्रतिस्पर्धा, बाजार प्रतिस्पर्धा के द्वारा। समझ में आता है? तो ये 3 तरीके से मैंने आपको समझाया। पहला तो निजी स्वामित्व वाला, दूसरा फिर सरकारी प्रणाली के अलावा जो भी बचा वो सारा पूंजीवाद कहलाएगा, तीसरा ये कि पूंजीवादी का जो मकसद होता है पैसे कमाना होता है। अगर आपको कहीं भी दिखे कि भाई कोई व्यक्ति है जो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो समझो पूंजीवाद का एग्जाम्पल है। ठीक है, अपनी सर्विस दे रहा है पैसे कमाने के लिए सिर्फ। आगे अगर बात करें तो पूंजीवाद का सिद्धांत सबसे पहले औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की व्याख्या के संदर्भ में आया।
ऐसा माना जाता है जो पूंजीवादी का सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के ही व्याख्या के तौर पे आया। 19वीं शताब्दी में जर्मन सिद्धांतकारों ने इस अवधारणा को विकसित करना आरंभ किया। जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था उसी के उपरांत माना गया कि जो पूंजीवादी का सिद्धांत है उसी के मिलता जुलता है, ठीक है, उसी के व्याख्या के संदर्भ में आया। तो 19वीं शताब्दी में क्या होता है, जर्मन के कुछ जो इतिहासकार होते हैं या फिर विचारक होते हैं वो उसको विकसित करने ले जाते हैं, उस अवधारणा को विकसित करते हैं। और विकसित किया जो कार्ल मार्क्स के पूंजी और ब्याज के सिद्धांत से हटकर था। मतलब जो पहले टाइम में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से मैच खाता था पूंजीवाद, उसे थोड़ा हटकर आया जर्मनी सिद्धांतकारों ने जब उसको उस अवधारणा को रिमोडिफाई किया। ठीक है, ऐसा समझ के चलो, समझ में आता है दोस्तों। अगर आगे हम बात करें पूंजीवादी वर्ग को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तो वे किस प्रकार से हैं ये अगर हम देखें तो वो होते हैं बाजार संचालित पूंजीवाद तथा उद्यम पूंजीवाद, राज्य संचालित पूंजीवाद या सामूहिक पूंजीवाद, समझौतावादी या सर्वसम्मत पूंजीवाद या सामाजिक पूंजीवाद। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया कि 3 भागों में पूंजीवाद को बांटा जाता है। जो पूंजीवाद, अगर मान लो एक किसी समाज के अंदर में पूंजीवाद है तो पूंजीवाद किस किस तरह से होते हैं, तो ये 3 तरीके से मैंने आपको समझाया दोस्तों। ठीक है, या फिर बाजार संचालित पूंजीवाद हो सकता है, या राज्य संचालित या सामूहिक तौर पर संचालित पूंजीवाद हो सकता है, या फिर सामाजिक पूंजीवाद, या फिर आप समझौतेवादी पूंजीवाद कह लो। इस तरह से 3 तरह के पूंजीवाद एक जगह पे पाए जाते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं कहने का मतलब। ठीक है, अगर हम पूंजीवाद के गुण और दोषों की बात करें कि क्या गुण है पूंजीवाद के, क्या दोष है, तो इसकी बात करते हैं तो स्वचालित होता है, संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन में प्रोत्साहन, रहन सहन स्तर में सुधार, तकनीकी विकास, लचीलापन, पूंजी निर्माण में प्रोत्साहन, आर्थिक विकास दर में वृद्धि, लोकतांत्रिक स्वरूप का दृढ़ आधार। दोस्तों ये कुछ उसके गुण हैं, जिसमें स्वचालित मतलब होता है अपने आप चलता है, ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, जो संसाधन होता है उसका सही तरीके से प्रयोग करना, ठीक है, सही मात्रा में, उत्पादकता में वृद्धि। पूंजीवाद में क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो बढ़ती है। ठीक है, उत्पादन को प्रोत्साहन, जो भी हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि चलो और करो, ठीक है, तो ज़्यादा आता है। और नॉर्मली दूसरी व्यवस्था में देखा गया, दूसरी अवधारणाओं में देखा गया कि उतनी ज़्यादा उत्पादन नहीं होती है। ठीक है, पर पूंजीवादी में क्या होता है, ज़्यादा उत्पादन हमें मिलती है, ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तकनीकी विकास, पूंजीवाद में हमेशा तकनीक को विकास करने के बारे में सोचा जाता है, क्योंकि वो पैसे कमाने का मोटिव होता है। अगर मान लो वो सिर्फ लेबर वर्क पे डिपेंड रहे, अगर मशीन नहीं ला रहे तो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो तो सोचेंगे यार जितना पैसा पहले मिल रहा था अभी भी उतना मिल रहा है। तो एक आदमी का काम एक मशीन का काम, एक मशीन से 4 आदमी का काम निकालने के लिए सोचते हैं कि यार जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी लाओ, तकनीक लाओ, जिससे हम ज़्यादा फायदा मुनाफा कमा सके। ठीक है, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, भाई अब वो पैसे से पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं, ना कि वो सोचते हैं कि जितना आ गया काफ़ी है, एक पैसा लाओ उसको डबल पैसे करने की सोचते हैं। ये चीज़ें हैं। आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है उसके कारण से, ये सारा फायदा था उसके पूंजीवाद के। समझ में आता है दोस्तों क्या फायदा है पूंजीवाद के, क्या गुण है, आपको समझा दिया मैंने। अगर हम उसके दोषों के बारे में बात करें कि क्या पूंजीवाद के दोष कौन कौन से हैं, तो दोष कुछ इस प्रकार से दोस्तों, संपत्ति एवं आय में असमानता है। अब देखो, मान लो पूंजीवाद में क्या होता है कि भाई कोई आदमी के अच्छी बिजनेस चल रहा है तो पूंजी बढ़ रही है उसकी, किसी का खराब चल रहा है तो घट रही है। तो ये हुआ संपत्ति और आय में असमानता, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, सामाजिक अशांति और वर्ग संघर्ष। अब देखो, मान लो जो अमीर है अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अमीरों के पास इतना खाने के लिए है कि वो वेस्ट कर रहे हैं, गरीबों के पास इतना खाने के लिए कि भूखे मर रहे हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक अशांति और वर्ग संघर्ष का एक कारण बनता है। एकाधिकारी प्रकृति उदय। अब मान लो कोई फॉर्म है या किसी और चीज़ पे है, सब जो अमीर है उसके पास ज़्यादा पैसा वो खरीद सकता है, तो वो अपना एकाधिकार कर लेता है उन चीज़ों पे। मेरा अधिकार है सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ, मेरा अधिकार है सिर्फ मैं ही खरीद सकता हूँ, एकाधिकार हो जाता है, मोनोपोली कायम करना। अब जिसके पास है ही नहीं वो कंपटीशन में उतरेगा कहाँ से। पहली चीज़, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में सफल। अब मान लो वो क्या करते हैं पूंजीवाद में भाई कि अब वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा विकास निर्भर होते हैं, तो लोगों को सब पूरी तरह से रोजगार नहीं मिल पाता, पूर्ण रोजगार जैसी व्यवस्था नहीं बन पाती है। उत्पत्ति के साधनों की अव्यवस्था, मतलब जितनी भी संसाधन होते हैं उसकी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाता सबके डिजायर्स। ठीक है, सामाजिक कल्याण और अनुपस्थिति। ठीक है, सामाजिक कल्याण के अंदर में सामाजिक कल्याण की भावना नहीं रहती उतनी ज़्यादा। अगर आप पूंजीवादी की बात कर रहे हो, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो क्या लगता है आपको कितने लोगों का फ्री में इलाज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है कि फ्री में इलाज कर देगा। ठीक है, प्राइवेट वाले में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, कभी आप ट्राई करना नहीं किया जाएगा। तो वही कह रहा है सामाजिक कल्याण की अनुपस्थिति। बेरोजगारी का भय, लोगों को एक भय रहता है। अब जैसे मान लो आप प्राइवेट फॉर्म में लगे हो, दिल्ली के मालिक का आपको निकाल देगी कल से मत आना, तो ये होता है। बेरोजगारी का भय रहता है कि यार कब निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे हमें मतलब एक प्रॉब्लम होती है कब मतलब आपको निकाला जा सकता है, कोई कह नहीं सकते, वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बट गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपको कोई इसलिए नहीं निकाल सकता,
समझ में आ रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रूल प्रोसेस है, फिर उसके बाद ही आप निकल सकते हैं, ऐसे नहीं निकल सकते। पर प्राइवेट में क्या है, उनके हाथ में सब कुछ, जब मर्जी इसको रख सकते हैं, जब मर्जी इसको निकाल सकते हैं। तो और बेरोजगारी का भय रहता है, क्योंकि वो एक तरह से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, तकनीक के बारे में सोच रहे होते हैं। तो तकनीक अगर अपनाएंगे तो अपने आप ही उनका विकास होगा। तकनीक अपनाएंगे तो लोगों की जो नौकरी है वो खत्म होगी तकनीक के जरिए, ठीक है। जो एक आदमी, मतलब 5 आदमी मिलकर जो काम कर रहे थे, वो तकनीक एक ही दिन में कर रहा है, और 5 आदमी का काम कर रहा है एक ही तकनीक। तो सोचेंगे 4 आदमी को रखने की जरूरत क्या है, एक आदमी से मेरा काम चल जाएगा तब, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं इसके दोष में। दोस्तों समझ में आता है आपको इसके दोष क्या हैं और वो गुण क्या हैं, आपको मैंने सही समझाया, आई होप सो। अगर हम इसके एग्जाम्पल बात करें कि कौन कौन से देशों ने कैपिटलिज्म को अपनाया है, पूंजीवाद के अपनाया है, तो हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूएई, बहुत सारे देश हैं, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने अपनाया है। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, जो पूंजीवाद के हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन देशों ने अपनाया है, पर बहुत सारे देश हैं जिन्होंने पूंजीवाद को अपनाया है। जैसे कि हमारे भारत की जो अभी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, हमारी मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, जिसके अंदर में हम सरकारी और प्राइवेट दोनों को लेकर चलते हैं, मतलब समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को वैल्यू देते हैं। समाजवादी के अंदर में क्या हो गया कि हम सरकारी फॉर्म को भी प्रोत्साहन देते हैं और प्राइवेट फॉर्म को भी प्रोत्साहन देते हैं, जहाँ पर सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों हैं। जो जिनके पास पैसे हैं वो प्राइवेट में पढ़ाएं, जिनके पास पैसे नहीं हो सरकारी फॉर्म में जाएं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें सारी बनती हैं, समझ में आता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट करें, हम ट्राई करेंगे कि आपके टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो भी वीडियो हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, ठीक है, अपने एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। तो अगर लगता है कि आपके फ्रेंड को ये वीडियो देखनी चाहिए, किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो उन्हें भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। हमारा मेन मोटिव आपसे जुड़ने का ये है कि यार हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो क्लासेस नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो उनके तक पहुँचे, ठीक है, वो भी देखें, वो भी, उन्हें भी कुछ सीखने के लिए मौका मिले। तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों हमें लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।